बलजनपुर गांव में चंदू और बल्लू नाम के दो भाई रहा करते थे, जो कि अपनी मां ज्ञानी देवी के साथ रहते। ज्ञानी देवी बहुत गरीब औरत थी, जो कि दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर चलाया करती। दो लड़के होने के बाद भी ज्ञानी देवी को कोई सुख नहीं था, क्योंकि उसका बड़ा बेटा चंदू बहुत आलसी था और दूसरा बेटा बल्लू थोड़ी मोटे दिमाग का था। एक दिन बल्लू गांव के बच्चों के साथ घर के आंगन में बैठा कंचे खेल रहा था। तभी गांव का जमींदार गिरधारी लाल वहां आता है। बल्लू, ए बल्लू, तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। 2 दिन से काम पर भी नहीं आई है। सरपंच काका, अब माँ मौसी के घर गई है। उनकी तबीयत खराब है, कुछ दिनों में आ जाएंगी। अच्छा ठीक है। जब वो आएंगी तो मेरे घर आकर बता देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। आपको माँ से कुछ काम था क्या? आप चाहे तो मुझे बता सकते हो। काम तो था, लेकिन वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। भगवान ने भी ना क्या सोच के ज्ञानी देवी की किस्मत में तुम जैसी औलादे रख दी। ऐसी बात नहीं है, अगर आप ठीक से समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगा। बोलिए, क्या काम था माँ से? ये पैसे अपनी माँ को दे देना और कह देना अब तक का सारा हिसाब हो गया है। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। बल्लू के मोटे दिमाग के होने के कारण गिरधारी लाल उसे आधे पैसे देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ज्ञानी देवी अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसका घर बिखरा होता है और उसका बड़ा बेटा आराम से सो रहा था। तभी वो बगल में पड़े डंडे को उठाकर चंदू को मारना शुरू कर देती है। मैं कब से तेरा बस स्टैंड पर इंतजार कर रही हूँ और तू है कि आराम से यहाँ सो रहा है। तेरे अंदर इतना आलस भरा हुआ है कि तुझे तेरी माँ भी दिखाई नहीं देती। बेचारे इतने दिनों बाद इतनी दूर से आ रही है तो कम से कम उसे ही लेने चला जाऊं। माँ रुक जाओ, बच्चे की जान क्यों ले रही हो? मेरी आंख लग गई थी इसलिए नहीं आ पाया। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। तेरा दूसरा भाई कहाँ है? वो भी कहीं बच्चों के साथ लगा होगा। किसी को अपनी माँ का ख्याल नहीं है। माँ, उसका मोटा दिमाग है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, मान लिया कि उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तुझे तो समझ में आता है ना। तो तूने कौन सा आज तक तीर मार लिया? सबने मिलकर मेरा खून ही पिया है बस। ज्ञानी देवी बड़बड़ाते हुए घर के कामकाज में लग जाती है और चंदू फिर से एक कोना पकड़कर सो जाता है। एक दिन शाम के समय बल्लू गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी एक बच्चे को चोट लग जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ चंपा वहां आती है और बल्लू को सुनाती है। अरे बल्लू, कब तक तो इन गांव के बच्चों के साथ खेलता रहेगा? जरा अपनी माँ के बारे में भी सोच। बेचारी इस उम्र में 2-2 लड़के होने के बाद भी दूसरों के खेतों में काम कर रही है। काकी, अगर मैं बच्चों के साथ खेलूंगा नहीं तो क्या करूंगा? बल्लू, तेरी उम्र के लड़के बच्चों के साथ नहीं खेलते, बल्कि शहर जाकर कमाते हैं। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उनके बिना कैसे रह सकता हूँ? मत जा, यहीं रहकर अपनी माँ की जान खा बस। उसके नसीब में तो सुख नहीं लिखा है, बेचारी ज्ञानी देवी। चंपा अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और बल्लू चंपा की बातें सोचते हुए घर आ जाता है और रात को बिना कुछ खाए पिए लेट जाता है। चंपा काकी सही कह रही है, लेकिन मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है, तो मैं अपनी माँ की मदद कैसे करूँ? तभी आसमान में एक पुष्पक विमान उड़ता हुआ आता है, जिसमें एक गंधर्व सो रहा था और करवट लेते समय उसकी वो किताब गिर जाती है, जो कि सीधे बल्लू की चारपाई पर आ गिरती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो डरते हुए उस किताब को खोलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके भाई चंदू से उसकी लड़ाई होने वाली है। तभी चंदू बल्लू को गुस्से में आवाज देते हुए बाहर आता है। तुझे कितनी बार बोला है कि मेरा कुर्ता मत पहना कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। आज के बाद अगर कुर्ते पे हाथ भी लगाया तो तुरंत उतरवा दूंगा। ये मेरे साथ जो होने वाला है वो पहले से लिखा है? कुछ समझ में नहीं आया। ये कोई जादू है क्या? बल्लू दोबारा से उस किताब को खोलकर देखता है, जिसमें लॉटरी में निकलने वाला नंबर लिखा था। बल्लू उस नंबर को याद करके अगले दिन लॉटरी की दुकान पर जाता है और उसी नंबर की लॉटरी लेता है।
जो नंबर किताब में लिखा था और कुछ दिनों बाद अखबार लिए वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आप कहती थी ना कि मेरा दिमाग मोटा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मुझे ना लॉटरी लगी है, वो भी 20 लाख रुपए की। और अब ना आपको किसी के खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो क्या कह रहा है? तूने लॉटरी की टिकट कब खरीदी और उसको खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? माँ, मैंने ये टिकट के लिए ना आपके पर्स से ना पैसे लिए थे, लेकिन आज देखिएगा आप, हमारे पास ना बहुत पैसा आएगा। ये सब ना उस किताब की वजह से हुआ है। तू किस किताब की बात कर रहा है? मुझे तो तेरी बात एक भी समझ में नहीं आ रही। माँ, उसके बारे में ना बाद में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ना ये सोच के खुश हो जाइए कि आपका बेटा ना मोटे दिमाग वाला बेटा नहीं है, समझदार है। जादुई किताब के मिलते ही बल्लू की किस्मत चमक जाती है और वो उस जादुई किताब के जरिए आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता पहले से ही लगा लिया करता और उसके अनुसार कार्य करता। जैसे घोड़ों की रेस में कौन सा घोड़ा जीतने वाला है, अगला लॉटरी का नंबर कौन सा होगा। इन सभी चीजों की मदद से वो बहुत पैसा कमा लेता है और अपने बड़े भाई की शादी करके भाभी को घर ले आता है और बड़ा घर, गाड़ी सब खरीद लेता है। अपनी माँ को महारानियों की तरह रखना शुरू करता है। लेकिन ये सब चीजें गिरधारी लाल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपने मन में सोचता है, आखिर इस मोटे दिमाग वाले के हाथों में कौन सा खजाना लग गया है जो ये कुछ दिनों में इतना बड़ा आदमी बन गया। जो कभी कुछ समय पहले ही रास्ते पे था, आज वो पता नहीं कैसे राज कर रहा है। गिरधारी लाल बल्लू पर नजर रखना शुरू कर देता है और बल्लू अपने पास आए पैसों से अपना तो भला करता ही, साथ ही गरीब लोगों का भी भला करता। ये सब देखकर ज्ञानी देवी बहुत खुश थी, लेकिन परेशान भी थी। वहीं दूसरी तरफ गंधर्व अपनी जादुई किताब को ढूंढने के लिए पूरी धरती लोक पर भटक रहा था। एक दिन बल्लू अकेला लेटा था, तभी ज्ञानी देवी वहाँ आती है। बेटा, तूने मेरा सारा सपना पूरा कर दिया। जो काम तेरे बड़े भाई को करना चाहिए था वो तूने कर दिखाया। उस दिन तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मुझे उन सभी सवालों का जवाब चाहिए। कौन सी किताब के बारे में बात कर रहा था तू? और तूने ये सब कैसे कमाया? ज्ञानी देवी के पूछने पर बल्लू उसे किताब दिखाती हुई सब बताता है। बल्लू की बात सुनकर वो समझ जाती है कि भगवान ने भले ही बल्लू को दिमाग कम दिया है, लेकिन किस्मत अच्छी दी है। बल्लू और उसकी माँ की बात वहीं छुपा गिरधारी लाल भी सुन रहा था, जिसे सुनकर वो अपने आप से कहता है, अच्छा, तो ये सब इस जादुई किताब के कारण हुआ है। अगर ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी इससे अमीर बन जाऊंगा। सबके सोने के बाद गिरधारी लाल उस किताब को चोरी कर वहाँ से 1 2 3 हो जाता है और एकांत में जाकर वो किताब को खोल कर देखता है, जिसमें लिखा था कि तुम कुछ ही पलों में मरने वाले हो। ये देखते ही उसका सर घूम जाता है। तभी गंधर्व अपनी किताब ढूंढते हुए वहाँ आता है और गिरधारी लाल के हाथों में किताब देखकर बोलता है, हे दुष्ट मानव, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने हमारी जादुई किताब को चोरी करने का पाप किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम कौन हो? और मैंने ये किताब चोरी नहीं की है, ये मेरी है। आज तक तुम जैसा मानव नहीं देखा। हाथों में किताब होने के बाद भी बोल रहे हो कि तुमने किताब चोरी नहीं की। तुम्हें तो दंड देना ही पड़ेगा। गंधर्व गिरधारी लाल को पत्थर का बनने का श्राप देकर अपनी किताब लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जहाँ एक तरफ पूरे गांव में गिरधारी लाल के लापता होने की खबर फैली थी, वहीं बल्लू की किताब भी अपनी जगह से गायब थी। बहुत कोशिशों के बाद भी ना गांव वालों को गिरधारी लाल का पता चलता है और ना ही बल्लू को अपनी जादुई किताब का। इस तरह से दोनों को अपने अपने किए का फल मिल जाता है। कमलपुर गांव में सभी लोग अपने सरपंच उदय सिंह से काफी खुश रहा करते, क्योंकि सरपंच जी का फैसला हमेशा से गांव के लोगों के हित में हुआ करता। हर कोई उदय सिंह को प्यार और सम्मान देता था। लेकिन दूसरी तरफ उदय सिंह के बेटे और पत्नी ने गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा था। वो अपनी मनमानी करते, लेकिन उदय सिंह उन्हें हमेशा अपने पावर और पैसों से दूर रखा करता।
अरे बेटा, सरपंच जी घर पर है क्या? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये बुढ़िया तो वही है जिसकी बहू कल खेतों में काम कर रही थी। वैसे कुछ भी कहो, इसकी बहू है बड़ी कमाल की। सरपंच जी नहीं है क्या बेटा? पापा तो घर पर है नहीं अम्मा, लेकिन अगर तुम्हें पापा से काम था तो तुम अपनी बहू को भेज देती ना। क्यों अपने पाँव को घिसने के लिए यहाँ आ गई? मेरी बहू क्यों आए? मेरे पैर भी सही सलामत है और हाथ भी, बस लिहाज है तो सरपंच जी का, वरना तो कुछ लोगों को लात घुसे खाने की आदत हो ही जाती है। ए बुढ़िया, तू कहना क्या चाहती है? वही जो तू समझ रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे गांव के लोगों पर हाथ उठाओगे, वो भी इन पर? अरे दुष्ट, तू मेरी ही औलाद है ना? शांति बहन, माफ करना, बच्चा है ना, नासमझ है। इसके बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे भी आप तो इस गांव के भगवान हैं। अब शांति घर लौट कर आती है और अपनी बहू को सरपंच जी के घर से लाया अनाज देती हुई कहती है, ले अब इसे बना ले, फिर खेत में काम करने चलते हैं। रामू तो सुबह ही काम पर निकल गया। जी माँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ, खाकर हम भी खेत चलते हैं। वैसे भी आज बहुत काम है। ऐसे ही समय बीत रहा था। गांव वाले भी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक रोज देर शाम जब मीना और शांति घर लौट कर आते हैं, तभी उनकी पड़ोसन रज्जो मीना के घर आती है। अरे शांति, कहाँ है तू? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। ना जाने हमारे गांव की खुशियों को किसकी बुरी नजर लग गई है। अरे रज्जो, पर हुआ क्या? शांत होकर बता, तू इतनी परेशान क्यों है? तेरे मर्द बाल बच्चे सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे सरपंच जी को लकवा मार गया है। अब वो ना तो चल सकते हैं, ना ही ठीक से बोल सकते हैं। ये तू क्या कह रही है? इतना बड़ा अपशगुन? लेकिन कैसे? हे प्रभु, ये गांव के लोग के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। अरे और सबसे बुरी खबर तो ये है कि अभी सरपंच जी को लकवा मारे 1 घंटा भी नहीं हुआ और सरपंच जी की पत्नी सरपंचनी पंचायत की कुर्सी पर जा बैठी है। अरे रज्जो काकी, आप तो उनके बारे में जानती ही हैं, कितनी लालची है वो। और आज उनका लोभ दिख ही गया गांव वालों को। लेकिन वो सरपंच जी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। सरपंच उदय सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद अब पंचायत की कुर्सी लगती है उदय सिंह की पत्नी बिजली के हाथों। बिजली का स्वभाव सभी जानते थे, लेकिन गांव वाले कर भी क्या सकते थे। उन्हें पंचायत की कुर्सी पर बैठी बिजली को सरपंच के रूप में स्वीकारना ही था। अब अगले ही दिन से गांव वालों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। अरे ए बुढ़िया, तुझसे ढंग से काम नहीं होता क्या? तो खेत में आती ही क्यों है? ना जाने सरपंच जी ने भी किस किस को काम पर रखा है, जिनकी हड्डियां अब किसी काम की ही नहीं है। जी मालकिन, मैं कर ही रही हूँ। सुन, जल्दी जल्दी हाथ चला, उसके बाद तुझे मेरे घर आकर काम भी करना पड़ेगा, समझी? और हाँ, 2 दिन के कपड़े रखे होंगे, वो भी तुझे ही साफ करना है। और तेरा क्या नाम है? रज्जो। तुझे बाजार जाकर घर का सामान लाना है। शाम को तू भी आकर मुझे मिलती जाना। माँ जी, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इनका तो ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम सरपंच जी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब से ये पंचायत की कुर्सी पर बैठी है, तब से तो ऐसा लग रहा है मानो गांव के लोग इनके नौकर हो। देखा नहीं कैसे मुझे कह रही थी कि शाम में बाजार से सामान लाना है। हे प्रभु, सरपंच जी की जगह इसे लकवा क्यों नहीं मार गया? डायन कहीं की, 24 घंटे सर पर नाचती रहती है। भगवान जाने अब इस गांव का क्या होगा। मुझे ना तो ये पसंद है और ना ही इसका नशेड़ी बेटा, जो पूरे गांव में आवारों की तरह घूमता रहता है और तो और गांव की बहू बेटियों पर नजर भी मारता रहता है। सभी गांव वाले उदय सिंह के बीमार हो जाने के बाद काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि सरपंच जी की पत्नी को बस लोगों पर हुकूमत चलानी ही आती थी। वो लोग पहले सरपंच जी के खेत में काम करते, उन्हें सरपंच जी राशन खाना सब देते थे, लेकिन बिजली ना तो खेत में काम कर रहे लोगों को खाना देती और ना ही उन्हें घर से लाया खाना खाने देती। लोग बिजली के इस बर्ताव से बहुत निराश रहा करते।
माँ जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आज अगर वो सरपंचनी आपको बुलाने आए ना तो साफ मना कर देना। अरे इस उम्र में वो औरत अपनी माँ समान औरत से काम करवा रही है, इसे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। एकदम सही कह रही हो आप रज्जो काकी। ये लो डायन का नाम लिया और डायन हाजिर। अरे शांति, आज शाम में भी घर में बहुत ज्यादा काम है, तो मुझे शाम को आकर मिल। अरे नहीं नहीं मालकिन, आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शाम में आपके घर पर आ नहीं सकती हैं। क्या कहा? तबीयत ठीक नहीं है? तू कौन है? इसकी बहू है ना, तो तू ही अपनी सास की जगह मेरे घर काम पर चली आना। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरी बहू नहीं आएगी आपके घर काम पर। अरे तो ये तुम दोनों आपस में ही फैसला कर लो, तुम दोनों में से शाम को कौन काम पर आएगा। वैसे भी मुझे काम से मतलब है, तुम दोनों से नहीं। बिजली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही देर शाम शांति को जैसे तैसे रोककर मीना बिजली के घर पहुँचती है। ये बबलू देख लेता है कि उसके घर शांति की बहू मीना आई है। अब मीना जहाँ जहाँ जाती बबलू उसके पीछे पीछे जाता। अरे नाम क्या है तुम्हारा? बहुत प्यारी सी लग रही हो। वैसे तुम अपने इस नाजुक हाथों से काम करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे तू अभी तक पानी ही भर रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, वो तो बस मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए आया था। वो मेरा मतलब है कि पानी पीने आया था। चल जाकर पापा को दवा दे, यहाँ खड़ा मत रह। बबलू तो पहले ही नजर में मीना पर अपना दिल हार बैठता है, लेकिन वो मीना को बस अपना बनाना चाहता था और मीना को बबलू की नजरें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब मीना जल्दी जल्दी काम कर रही थी और मीना को काम करते हुए रात हो जाती है। तभी बबलू मीना के पास जाता है और मीना से कहता है, हो गया तुम्हारा काम? वैसे रात तो बहुत हो चुकी है, अब इतनी रात को घर जाओगी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो दिक्कत होगी तुमको। इससे अच्छा है ना तुम यहीं रहो, आज पूरी रात तुम यहीं बिताओ, सुबह घर जाना। अच्छा यहाँ रहोगी तो कहाँ सोओगी, ये सोच रही हो? अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना कमरा दे देता हूँ सोने के लिए। नहीं, मैं चली जाऊंगी मालिक, आप जाकर खाना खा लीजिए। अरे खाने की भूख किसे है? बहू तो ठीक तो है ना, घर चल, मैं तुझे ही लेने आई हूँ, इतनी रात हो गई है। ये बुढ़िया भी ना जाने कहाँ से कबाब में हड्डी बनने आ जाती है। शांति को बबलू की हरकतों का अंदाजा था, इसीलिए वो अपनी बहू को लेने पहुंच जाती है। लेकिन गांव वाले बिजली और बबलू से परेशान हो चुके थे और वो अब पंचायत की कुर्सी पर बैठी बिजली को हटाने का मन बनाते हैं, लेकिन ये भी मुश्किल था। इन्हीं सब के बीच में एक रोज उदय सिंह के ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैलती है और सब लोग अब वहां पहुंचते हैं। फिर क्या था, सभी गांव वाले उदय सिंह से मिलने पहुंचे थे तो उदय सिंह कहता है, सभी लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है आप सभी पंचायत की कुर्सी पर बैठी मेरी धर्मपत्नी से परेशान होंगे। उससे तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन उस कुर्सी पर फिर से उदय सिंह ही बैठेगा। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश होते हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन उदय सिंह की तबीयत में सुधार आता है और गांव वालों की खुशियां भी एक बार फिर लौट आती है।